Hello dear students, so today we'll discuss the solutions for our DPP और टॉपिक्स आज के रहेंगे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोहर मॉडल। ठीक है, चलिए आई होप कि सभी ने पहले खुद से प्रैक्टिस कर ली है और फिर यहाँ तक आए हो। ठीक है, चलो अच्छा थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपको पता है भाई टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते हैं, फिर डीपीपी प्रॉब्लम्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे अभी तक। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगली चीज बेटा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस भी हम करते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आ रहा है एनटीए की तरफ से तो वो भी हम आपको डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन योर नीट कोर्स मॉड्यूल। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना तो मेक श्योर इनमें पूछा क्या गया है ये आप सही से पढ़ रहे हो। पता चला कि पूछा इनकरेक्ट है, आपने करेक्ट पर टिक लगा दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 4 ऑप्शंस दिए हैं, चेक करते हैं। चलो, सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट तो भाई हमारी करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है? क्योंकि कोई टाइम लैग नहीं होता है बेटा। ये जो मेटल का सरफेस है ना, इससे इस पर जैसे ही क्या कोई बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। किसी भी तरह का टाइम लैग नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नहीं, आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है जो इजेक्ट होते हैं, ये एंटायरली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम पर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, photoelectric effect is observed when frequency of light falling on the surface is less than threshold frequency। क्या लगता है आपको? क्या लगता है भाई आपको? ओके एवरीवन, तो हमने क्या पढ़ा था यार कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है या जो भी इंसिडेंट लाइट है इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। अब यार इन्होंने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल नहीं, इट शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है। तो हमारी ये सेकेंड स्टेटमेंट भी, आई थिंक बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी। ध्यान से करेंगे। प्लस एक चीज मैं बताऊं आपको, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सारे स्टेटमेंट्स ना स्ट्रेस करते हैं कि बिल्कुल डेफिनेट ही है, ऐसा ही होता है। अरे यार देखो, यहां से ना आप एक तरह से कह सकते हो कि अपना आंसर गैस कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है ना तब भी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ओनली, ऑलवेज, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं किसी स्टेटमेंट पर, तो वो अक्सर 90% गलत होते हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल इस मेथड पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टॉपिक की भी, बट देन अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, मोर देन होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब जाकर ये सही होती। क्लियर है इतनी बातें। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड नहीं करती है बेटा? देखो हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही होती है ना काइनेटिक एनर्जी। तो अच्छा इन्होंने हमसे पूछा है कि किस पर डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हुए हैं वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है? बिल्कुल यार, फ्रीक्वेंसी पर तो सामने सामने डिपेंड कर रही है। फिर अब इसी फ्रीक्वेंसी को हम इलाबोरेट करके क्या लिख देंगे,
c बाय लैम्डा, है ना, यही होता है ना, h न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इसको हमने इलेबोरेट करके c बाय लैम्डा लिख लिया, ठीक है। c क्या होता था, इट वॉज न्यू इंटू लैम्डा, यही होता था ना c। चलिए, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर हमने वेवलेंथ को ही उल्टा कर दिया, वेवलेंथ को उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वेव नंबर। तो भाई वेव नंबर पर भी डिपेंड करेगी, वो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड नहीं करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। पूछा है डज नॉट डिपेंड, है ना, डज नॉट डिपेंड, इन तीनों पर तो डिपेंड करती है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, क्या बोला है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब स्टार्ट करी थी उसमें दो चीजें पढ़ी थी, एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड है, बाकी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट नहीं, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है इसमें, which of the following wave properties is proportional to energy for electromagnetic radiation? वेव प्रॉपर्टीज हैं, वेव की भाई वेलोसिटी भी होती है, बिल्कुल सही बात है, वेव नंबर भी होता है, वेव लेंथ भी होती है और एम्पलीट्यूड भी होता है, ठीक है। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी के प्रोपोर्शनल कौन कौन सी है, तो यार ये तो बहुत ही इजी आंसर या क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। क्या लगता है आपको, कौन सी है भाई प्रॉपर्टी जो कि प्रोपोर्शनल है आपके एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। एनर्जी क्या होती है यार, E इज इक्वल टू एच न्यू, इस तरह से भी लिख सकते हो या आप इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा, ठीक है ना, कर सकते हो ना बिल्कुल ऐसे। ओके, इस क्वेश्चन को ना आई वांट कि आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टीज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इस तरह से कर लो इस क्वेश्चन को। चलिए, तो यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है बेटा। इसी को अगर हम यहां से देखो क्या दिख रहा है हमें कि एनर्जी और वेलोसिटी का तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये तो प्रोपोर्शनल है ही, साथ ही साथ वेव नंबर की बात आती है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा है ना बेटा, ऊपर क्या कर दो आप, E इज इक्वल टू एच सी एंड वेव नंबर, क्योंकि 1 बाय लैम्डा ये जो होता है 1 बाय लैम्डा, इसको जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर के भी प्रोपोर्शनल है बेटा एनर्जी। अगली चीज आती है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो हमें दिख रहा है इनवर्स रिलेशन है लेकिन प्रोपोर्शनल तो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो नहीं डिपेंड करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टीज इज नॉट प्रोपोर्शनल, तो वो होगा एम्पलीट्यूड। क्लियर है। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा, A 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometers. लैम्डा कितनी है, 400 नैनोमीटर्स, ठीक है। 100 वॉट बल्ब है, पावर कितना है बेटा इसका, 100 वॉट, 100 वॉट का बल्ब है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि वॉट को हम जूल पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वॉट को अगर हमें कन्वर्ट करना है जूल पर सेकेंड में, तो देखो ऐसा होता है 1 वॉट, ठीक है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर 100 वॉट है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। इतनी बातें क्लियर है आपको। ये कन्वर्जन मैंने इसीलिए किया है क्योंकि आगे जो हमारा आंसर है वो कुछ सेकेंड्स के फॉर्म में है, अभी आपको समझ आ जाएगा, आगे चलेंगे ना तो यू विल गेट इट। अगला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। देखो पर सेकेंड हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हुए हैं बाय द बल्ब, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। वी नो कि जो वेव वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी क्या बेटा, स्पीड है ना, वो क्या होती है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यही होती है ना, ठीक है। और प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से हमें क्या पता है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। क्लियर है। अब इसका एक स्टेप आप
और लिख सकते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, उसी के फॉर्म में मैंने एच सी बाय लैम्डा लिख दिया, ठीक है। अब ये जो बेसिक सा फॉर्मूला है इससे आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। चलिए आगे देखते हैं, हमसे पूछा है एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैलकुलेट करनी है। पहले देखो, जब हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बताने होंगे ना, क्या बोला है मैंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, पर सेकेंड बताने हैं अगर, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं बेटा, जो पावर है, पावर ऑफ द बल्ब अपॉन एनर्जी, पावर ऑफ द बल्ब अपॉन एनर्जी। अब ये एनर्जी किसकी लेते हैं, ये एनर्जी लेते किसकी है, ये एनर्जी होती है वन फोटोन की, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। चलो यहां पर देखो, एनर्जी पहले तो हम कैलकुलेट कर लें यहां से, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या आएगी, H की वैल्यू कितनी बेटा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34, ये किसमें है, ये किसमें होता है भाई, ये होता है हमारा जूल सेकेंड में, ठीक है, जूल सेकेंड में H की वैल्यू, इंटू C इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना गिवन है, 400 नैनोमीटर्स गिवन है। क्या मैं इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लूं, बिल्कुल मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, 10 टू दी पावर -9 मीटर्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4.969 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, ठीक है। ये आपको मिली है एनर्जी एक फोटोन की, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब हमें बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी पावर है हमारा 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड पावर है, अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है बेटा 4.969 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, ठीक है। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 2.012 इंटू 10 टू दी पावर 20 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों, जूल से जूल तो कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड बेटा नीचे आएगा, यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, 2.012 इंटू 10 टू दी पावर 20 इज ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, which of the following electronic transitions requires for the greatest quantity of energy to be absorbed by a hydrogen atom। तो ये पता करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब एनर्जी जो होती है बेटा प्रोपोर्शनल टू 1/n² होती है, ये हमें पता है। एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब दो n की वैल्यूज के बीच में एनर्जी डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2², मतलब दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। चलो अब एक एक n की वैल्यू के लिए हम पता लगाते हैं। अगर ऑप्शन ए अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस क्या आता है, 1/1², n1 की वैल्यू 1² रखी है, माइनस 1/n2² की वैल्यू 2² रखी है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/4, 1/4 कितना होता है 0.75, सो 1 माइनस 0.75 विल गिव अस हाउ मच, इक्वल टू कितना देगा भाई, ये 0. वेट अ मिनट बेटा, 0.75 तो 3/4 होता है ना, अरे 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 एक सेकेंड, 0.25, 0.25, तो ये हमें मिलेगी इक्वल टू 0.75, ठीक है। इस केस में 0.75 आई। अच्छा एक चीज मैं आपसे बोल रही हूँ, ऑप्शन डी है ना, इसको उल्टा कर लेना, इसमें जस्ट हल्का सा चेंज है। क्या करोगे आप, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1 ले लेना, ठीक है। बस इतना सा हल्का सा चेंज करना है। चलिए ऑप्शन बी पर आते हैं हम। तो ऑप्शन बी के केस में क्या करेंगे भाई, 1/n1² कितना लोगे आप, 1/n1² कितना लोगे, जल्दी से देखो, 2² दैट इज 4, माइनस 1/n2 कितना लोगे 16, क्लियर है,
तो यहाँ से अगर हम LCM निकालेंगे तो 16 4 64 आएगा, या आप 16 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 16 टाइम्स एंड 16 4 टाइम्स, तो ये क्या मिलेगा हमें 12/64। 12/64 डिवाइड करो भाई 12 डिवाइडेड बाई 64 को, तो ये हमें मिलेगा 0.18। आप बेशक LCM 16 भी ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, 0.187 बेटा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी के केस में 1/9 माइनस 1/36 यही मिलने वाला है हमें। 9 एंड 6 6 are 36, यस। तो 9 इंटू 36 आई थिंक 144 होता है। 9 इंटू 36, एक सेकेंड, 3 3s are 9 एंड 6 6 are 36, 3 3s are 9, 6 6 are 36, 1/9 minus 1/36, 9 into 36 is 324, ओके एनीवेज चलो, फिर क्या हो जाएगा 9 36 टाइम्स एंड 36 9 टाइम्स, तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27, 27 डिवाइडेड बाय 324 हमें कितना देगा, 27 डिवाइडेड बाय 324 से बेटा आपको मिलेगा 0.08 और छोटी वैल्यू। डी ट्रांजिशन अगर चेक करते हैं तो इसमें क्या है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1, वेट माइनस 1/1, ठीक है। तो ये होता है 0 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो इस हिसाब से मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस जिसमें हमें मिलेगा जो कि ऑप्शन ए है, वहीं पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है द शॉर्टेस्ट सबसे छोटी, ठीक है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज के लिए पहले मुझे आप बताओ कि n1 की वैल्यू कितनी होती है। पास्टन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जल्दी से बता दो। यस इट विल बी हाउ मच, 3, ठीक है 3 होगी ना। पास्टन सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 3 एंड n2 4 5 6 से स्टार्ट होता है, n2 इज इक्वल टू 4, 5, 6। लाइमन के लिए n1 इज इक्वल टू 1, बाल्मर के लिए 2, ठीक है, लाइक दैट। हमसे बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन पास्टन सीरीज इन हाइड्रोजन अकर्स एट, वेवलेंथ कितनी है 821 नैनोमीटर्स। एट व्हाट वेवलेंथ डज इट अकर इन लिथियम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ हाइड्रोजन। लिथियम में किस वेवलेंथ पर होगा भाई ये ट्रांजिशन। तो यार हमें क्या पता है, इस हिसाब से यहां से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो हमने क्या पढ़ा है भाई, 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है यही पढ़ा है ना, z का क्या होता है स्क्वायर लेते हैं और फिर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट आता है, यही पढ़ी थी ना जो भी हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला था। यहाँ से जो रिलेशन समझ में आता है वो आता है भाई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से जो रिलेशन हमें समझ में आता है वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लो इजी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन पास्टन सीरीज में हाइड्रोजन पर कहाँ होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन पास्टन सीरीज। देखो n का कोई काम नहीं है क्योंकि n दोनों के लिए कॉमन रहेगा, हमसे सिर्फ हाइड्रोजन और लिथियम के कंपैरिजन में पूछा है। तो वेवलेंथ shortest wavelength transition in Paston series in hydrogen occurs at 821 nanometers. लैम्डा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए कितनी है भाई 821 नैनोमीटर्स। ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है 821 नैनोमीटर्स। यहाँ पर मैं 821 लिख दूं, ठीक है ना। या अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसी को हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं। लैम्डा अगर हाइड्रोजन का गिवन है तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का आएगा नीचे Z फॉर हाइड्रोजन, इसका स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली वेवलेंथ अगर हमसे किसकी पूछी है, लिथियम 2+ की पूछी है, तो यहाँ पर जो Z आएगा वो किसका आएगा, लिथियम 2+ का, ठीक है ना। इतना क्लियर है अभी। चलिए तो वेवलेंथ ये कितनी गिवन है बेटा, ये गिवन है 821 नैनोमीटर्स और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 1 स्क्वायर, तो वो 1 ही होगा अपॉन वेवलेंथ हमें लिथियम आयन की बतानी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 9 क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है। तो यहाँ से आप लिथियम की रिक्वायर्ड वेवलेंथ निकालोगे तो वो कितनी होगी 821 अपॉन 9,
दैट इज इक्वल टू 821 डिवाइडेड बाय 9 आपको मिलेगा 91.2 नैनोमीटर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश करो और फटाफट सॉल्व करो, ये शॉर्टकट होता है, हमें पूरा डेरिवेशन नहीं लिखना है या पूरा जो भी फॉर्मूला था वो नहीं लिखना है, दिस इज द शॉर्टकट। फटाक से हमने क्या निकाला भाई, रिलेशन निकाला और क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। लाइमन एंड बाल्मर सीरीज की बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ हमसे पूछी है, इसकी रेशियो क्या रहेगी। तो देखो ट्रांजिशन इक्वेशन बाय लाइमन सीरीज कैसे देते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, ठीक है, 1 बाय एन 1 स्क्वायर है ना, n1 स्क्वायर कितना होगा -1 बाय n2 स्क्वायर। लाइमन के लिए अगर हमें लिखना है, ये तो स्टैंडर्ड है, लाइमन के लिए अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1 बाय n1 कितना होता है लाइमन के लिए, जल्दी से बता दो 1 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और लार्जेस्ट वेवलेंथ बेटा हमसे पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ मिलेगी, n2 इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा किसका बन गया, ये जल्दी से बताओ, ये हमारा बन गया लाइमन के लिए। सिमिलरली बाल्मर के लिए जब हम बनाएंगे, बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1 बाय n1 स्क्वायर कितना होगा बाल्मर के लिए 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर के लिए हमें लार्जेस्ट क्या मिलेगी वेवलेंथ। देखो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है ना यार, तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए मतलब लीस्ट एनर्जी चाहिए, क्लियर है। चलिए 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर इस तरह से हमने किया। चलो अब इसका लाइमन के लिए मैक्सिमम अपॉन बाल्मर के लिए मैक्सिमम, यही रेशियो हमसे पूछी है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, फर्दर करो इसको भाई, देखो ऐसे प्रोसीड करेंगे, लैम्डा मैक्स फॉर लाइमन अपॉन लैम्डा मैक्स फॉर बाल्मर इज इक्वल टू आपका होगा 1 बाय 2 स्क्वायर। अब आप बोलो कि क्यों भाई, क्यों लिया ऐसा। देखो यार यहां से सीधी बात एक निकल कर आती है कि ये जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ये चीज, ये हमें एनर्जी डिफरेंस दे रहा था है ना, ये हमें क्या दे रहा था यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा, ये हमें एनर्जी डिफरेंस दे रहा था है ना। ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी, जब जो ट्रांजिशन है वो उसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम ऑब्जर्व करते हैं, लाइमन टू बाल्मर अगर कैलकुलेट करना है तो बाल्मर का ऊपर जाएगा, लाइमन का नीचे आएगा, ठीक है। बाल्मर का ऊपर जाएगा मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर नीचे आएगा। इनवर्स रिलेशन है ना एनर्जी और वेवलेंथ का, इसीलिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल जो मिलेगा बेटा वो होगा 5 बाय 27, क्या होगा 5 बाय 27, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट। देखो रेडियस जब भी कैलकुलेट करना है, रेडियस होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद ही कर लो, लर्न कर लो बिल्कुल। तो हमसे पूछा है कि रेडियस फॉर सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ही है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z तो क्या होगा 1 होगा, रेडियस पूछा है, इट इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर, सेकेंड बोहर ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्लियर है, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 1। जब इसको सॉल्व करोगे 0.53 इंटू 4 क्या मिलेगा भाई, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, 21, 2 4 0 0 1 2 2 1 2 0.212 हमें मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है 0.212, क्लियर है इतना, इज दिस मच क्लियर, 0.212 हमें मिल रहा है यहाँ से। चलो आगे देखें। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू आई है 0.212 ये हमें किस में मिली है, ये हमें नैनोमीटर्स में मिली है, ठीक है, एंड सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो हैं भी नैनोमीटर्स में, बिल्कुल 0.212 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है।
आगे देखते हैं, मैक्सिमम वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड बैल्मर सीरीज ऑफ हीलियम इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट RH। इसके टर्म्स में हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वेव नंबर बताना है, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये होता है अगेन सेम वही फॉर्मूला RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है ना। पूछा है मैक्सिमम वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड बैल्मर सीरीज ऑफ हीलियम, हीलियम है तो यार RH क्या हो जाएगा, RH या Z² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RH को एज इट इज रखना है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ RH ही आंसर देना है। Z² कितना हो जाएगा 2² क्योंकि हीलियम है, हीलियम के लिए Z होता है 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 4 × 4। 1/n1² कितना है 1/2² माइनस 1/n2² इज इन्फिनिटी क्योंकि हमसे पूछा है मैक्सिमम वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बैल्मर सीरीज के लिए। इस ट्रांजिशन में हम देखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से तो भाई आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 4, 1/4 माइनस 0 RH इंटू 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया RH। क्लियर है, मतलब कि ऑप्शन A करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन A करेक्ट है, ठीक है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। एंड एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको KG से लेकर 12th तक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, दैट टू एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे टॉप नॉच कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनका आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन कोड नहीं, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली 100% फ्री। ओके, चलिए, सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी टू स्टे कनेक्टेड you can be in contact with us on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram. That is all for today guys. मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you so much.